गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं प्रीति भट्ट, CS प्रीति भट्ट, आपको यहाँ CMA फाउंडेशन लॉ का पेपर जो आज डिस्कस हुआ है, आज आपका हेल्ड हुआ था अभी 12 बजे तक, उसको यहाँ सॉल्व कराने के लिए, उसके आंसर की प्रोवाइड कराने के लिए आई हूँ। होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। VSI के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर काफ़ी ईजी रहा होगा, क्योंकि हमने बिटवीन द लाइन्स और पीछे से सब कुछ कंप्लीट किया हुआ था। अभी मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस करवा के और इसके आंसर की बताती हूँ। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी इसकी VSI के यूट्यूब चैनल पर। नंबर 1 से अपन स्टार्ट करते हैं। पेपर अपने आप में मॉडरेट नेचर का है, थोड़े क्वेश्चंस बैक ऑफ द मॉड्यूल में से हैं और बाकी के क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा सा आउट ऑफ बैक वाले जो मॉड्यूल के हैं उससे है, बिटवीन द लाइन्स भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ओवरऑल पेपर जो है वो मॉडरेट नेचर का है। सबसे पहले चैप्टर 1 में से जो आया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ। सबको पता है कौन सी चीज़ सोर्स ऑफ लॉ नहीं है। सबको पता है कस्टम, प्रेसिडेंट, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है यूजेज। डी जो ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ओपिनियन ऑफ लॉयर, यानी कि लॉयर का पर्सनल ओपिनियन होता है, वो कोई सोर्स ऑफ लॉ नहीं माना जाता। नेक्स्ट है, इन इंडियन पार्लियामेंट हाउस ऑफ द पीपल इज कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल। पीपल का मतलब लोक, शब्द से मालूम पड़ रहा है, तो आंसर है लोकसभा। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा। थर्ड जो आ रहा है आपका, वो बता रहा है कि जिस लिस्ट पर सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं वो लिस्ट कौन सी होती है। वो लिस्ट होती है कॉन्करेंट। 7th शेड्यूल में आपको बताया है, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट बनाता है, और तीसरी लिस्ट होती है समवर्ती सूची, जिसके अंदर कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसके बाद आया, अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड। सबको पता है मिनिस्टर जब बिल इशू करता है तो वो गवर्नमेंट बिल होता है। अदर देन मिनिस्टर, कोई और मेंबर जब इशू करता है तो उसको प्राइवेट मेंबर्स बिल कहा जाता है। हमने ये बैक ऑफ द मॉड्यूल है, हमने किया हुआ था। रिट पिटिशन कैन बी मेड इन हाई कोर्ट अंडर विच आर्टिकल 226 और 32 भी होता है, बट 32 ऑप्शन इज नॉट गिवन हियर, सो वी विल ऑप्ट जो ऑप्शन बी है 226 हम लेंगे। 6, when both the parties do not have equal rights and liabilities in a contract, it is called as unilateral contract। एक पक्षीय समझौता, जब दोनों पार्टीज की लाइबिलिटी बराबर नहीं होती हैं तो वो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब जॉब नोटिफिकेशन बाय द कंपनी इज अ, जॉब नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हम इनवाइट करते हैं कंपनी को कि कोई काम करने के लिए हम जॉब अवेलेबल है, वो काम करने के लिए आप हमें ऑफर करिए, ये होती है जॉब नोटिफिकेशन। नेक्स्ट आता है 8th, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट डिस्कस अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट विद अदर्स। इसमें आपका तीनों ही ऑप्शन नहीं है, जो ऑप्शन डी है वो आंसर होगा, क्योंकि अल्ट्रा वायरस तो कंपनी लॉ से रिलेटेड हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कंसिडरेशन से रिलेटेड है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी का मतलब होता है अदर देन द पार्टीज कैन नॉट स्यू अपॉन द पार्टीज। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन में हमने पढ़ा है कि एन आउटसाइडर कैन नॉट स्यू अपॉन द पार्टीज, ये कहलाता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ डिस्कस वर्ड यूज किया है तो ये प्रिविटी नहीं है, ये नन ऑफ द अबव होगा। इंटरवाइवस का बताया हुआ है मैंने, बिटवीन द टू लिविंग पर्सन, दो लोगों जीवित व्यक्तियों के बीच में किया गया समझौता इंटरवाइवस होता है। नेक्स्ट आता है 10th, इन केस ऑफ रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस। रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस में क्या होता है, दोनों ही पार्टीज को, 10th वाले के अंदर क्या रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होते हैं, व्युत्क्रम वचन। रेसिप्रोकल प्रॉमिस के अंदर हमने देखा बोथ द पार्टीज शेल परफॉर्म देयर पार्ट, दोनों पार्टीज को ही अपना पार्ट परफॉर्म करना होता है। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स विथ कंसिडरेशन इज कॉल्ड। अब सब बच्चे, कई बच्चे गलत करके आए होंगे, डिलीवरी करके आए होंगे, पर डिलीवरी नहीं, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन जो होता है वो आपका डिलीवरी कहलाता है। लेकिन वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स विथ कंसिडरेशन जो होता है वो सेल होता है। तो 11th का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं 12th की तरफ। अ पर्सन गिव्स अ प्रपोजल टू अनदर पर्सन एंड डाइज आफ्टर अ फ्यू डेज बिफोर इट इज एक्सेप्टेड, द ऑफर इज। एक पर्सन ने दूसरे को प्रपोजल दिया और उसके बाद वो मर गया, लेकिन दूसरे ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो ऑफर अपने आप में क्या हो जाएगा, ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। रिवोक मतलब खंडित हो जाएगा, वापस उसको खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिली तो कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पाया। तो आंसर विल बी 12th का डी। 13, म्यूचुअल डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी। म्यूचुअल, म्यूचुअल वर्ड का मतलब क्या होता है, दोनों मिलकर कर रहे हैं। आप म्यूचुअल नोवेशन कर सकते हो, म्यूचुअल परफॉर्मेंस कर सकते हो, म्यूचुअल ऑल्टरेशन कर सकते हो, लेकिन ब्रीच कभी भी म्यूचुअल नहीं होता। ब्रीच का मतलब होता है अनुबंध को भंग करना, ब्रीच करना, वो एक पक्ष कर सकता है, दोनों म्यूचुअल नहीं कर सकते। तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा डी। 14 का जो आंसर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट।
is always prospective, can be retrospective, relates to only authorized. अब देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें आपका अप्रोप्रिएट आंसर बी को लेंगे हम, रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि भूतकालीन कामों के लिए ही हमेशा रेक्टिफिकेशन किया जाता है। 15 सेलेक्ट द ऑड वन, सबको पता है फ्री कंसेंट के लैकिंग एलिमेंट्स हैं मिस्टेक, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, लेकिन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सेलेक्ट द ऑड वन, हमको अभिन्न जो है उसको अलग करना है, तो इग्नोरेंस जो होगी इसमें से अलग हो जाएगी। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स विद कंसिडरेशन, ये हमने कर ही लिया, सॉरी। कमिंग टू 16 क्वेश्चन, रमेश को एक अपॉइंटमेंट ऑफर मिला, 7 दिन में 10 दिन में ज्वाइन करना था, 30 दिन में ज्वाइन करना था, 10 दिन में जवाब देना था, उसने कुछ भी नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, रिवोक्ड ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम। 16 का आंसर का होगा बी। नाउ कमिंग टू द 17, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कंपिटेंट है, एलियन एनिमी, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कन्विक्ट, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, अनरजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड नहीं होगी कंपनी तो कहां से केस करेगी, लेकिन नन ऑफ द अबव, ये इसका आंसर होगा करेक्ट। 17 का आंसर है डी। एक्सेप्टेंस बाय द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ऑफरी, ऑफर करा ऑफरी के पास, ऑफरी के बेस्ट फ्रेंड ने एक्सेप्ट किया, तो ये एक्सेप्टेंस है ही नहीं, नॉट एक्सेप्टेंस एट ऑल। नाउ कमिंग टू द 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अमाउंट टू डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये कह रहे हैं कौन सा ऑपरेशन ऑफ लॉ से है, ये दोनों तो पार्टीज खुद करती हैं, एग्रीमेंट से होता है। सी जो पॉइंट है इंसॉल्वेंसी, ये क्या है, ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है। एनी रिलेशन इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट अ क्लियर कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ए सबको पता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो लगते हैं कॉन्ट्रैक्ट जैसे पर पर्टिकुलर क्लियर कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं होते, उनको हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, जब गवर्नमेंट या रेगुलेटर कोई प्राइस फिक्स करता है तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस। 20 का क्वेश्चन नंबर जो है उसका आंसर है डी। 22, when goods are not existing with the seller at the time of making the contract, they are called, जब गुड्स एग्जिस्टिंग नहीं होते सेलर के पास कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, तो वो क्या कहलाते हैं अपने आप में, फ्यूचर गुड्स, जो है ही नहीं वो क्या होंगे, फ्यूचर गुड्स। 23, इन अ नॉर्मल सेल बाय अ शॉप द टाइटल टू गुड्स इज टू द कंज्यूमर इज एविडेंस्ड बाय एनी ऑफ द अबव, हमको सेलर का टाइटल किस किस से पता चलता है, कैश मेमो से, इनवॉइस से, बिल से, तो हम एनी ऑफ द अबव करेंगे। 24 क्वेश्चन जो है आपका उसका आंसर होगा एग्रीमेंट टू सेल पहले करते हैं, एग्रीमेंट ऑफ सेल बाद में होता है। एग्रीमेंट टू सेल बेचने का अनुबंध ठहराव किया और बाद में वो एग्रीमेंट ऑफ सेल बन जाएगा, तो इसका आंसर होगा ए, प्रीसीड्स। 25, डॉक्ट्रिन ऑफ कावे टेम्पटर मींस लेट द बायर बीवेयर, इंप्लाइड कंडीशन में चारों ही कंडीशन है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल और ऑल ऑफ द अबव। डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट मतलब उसको पैक करना, उसको एप्रोप्रिएशन करना, उसको आइडेंटिफाई करना, पर ये यहाँ कोई भी मैच नहीं हो रहा, तो 27 का डी आंसर आएगा। 28, इन केस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल द गुड्स आर, एग्रीमेंट ऑफ सेल वर्ड लिख रहा है, एग्रीमेंट टू सेल नहीं लिख रहा। एग्रीमेंट ऑफ सेल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करंटली हो रहा है, तो करंटली में क्या होनी चाहिए, गुड्स एग्जिस्टिंग होने चाहिए, तो सी आएगा आंसर। 29, एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स एन एग्रीमेंट ऑफ सेल बाय, सेल करने का अनुबंध जो है, ठहराव है, वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट कब बन जाता है, कब बन जाता है, जब दोनों ही पक्ष अपना पार्ट पूरा कर देते हैं, तो आंसर बनेगा रेस्पेक्टिव प्रेफरेंस ऑफ बोथ बायर एंड सेलर। ये प्रेफरेंस वर्ड जो होगा ये परफॉर्मेंस वर्ड आएगा और उसके बाद सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 जो है राइट टू रीसेल, विथहोल्ड एंड लीन, पूरा चैप्टर आपको करवाया हुआ है, अनपेड सेलर के सारे राइट है, रीसेल, विथहोल्ड करना और लीन करना। 31, इन कोर्स ऑफ नेगोशिएशन अ बिल गोज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दे आर कॉल्ड होल्डर्स। 32, इन केस ऑफ चेक द ड्रॉअर इज, ड्रॉअर कौन होता है, चेक लिखने वाला कौन होता है, जो उस अकाउंट का होल्डर होता है। इन केस ऑफ चेक द ड्रॉअर इज द अकाउंट होल्डर। 33, which of the following parties can be a payee also, इनमें से कौन सी पार्टी पेई हो सकती है, कैन बी अ पेई ऑल्सो। पेई का मतलब क्या है आपका, जो पैसे लेने वाला है, कैन बी अ पेई। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो आपका है इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ड्रॉअर। 33 का आंसर करेक्ट क्या होगा, ए, ड्रॉअर। अब हम कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34, करेंसी नोट इज सी, not a promissory note though having all the features of promissory note. 35, in case of dishonor of check the notice by the bank is given to
किसको मिलेगा डिसऑनर का नोटिस? पेई को मिलेगा। पेई जिसको पैसा मिलने वाला है उसको मिलेगा कि ये चेक बाउंस हो गया है, डिसऑनर हो गया है। अब आप ड्रॉअर को जाकर इसके लिए नोटिस देगा। जो पेई है फिर वो बाद में ड्रॉअर को नोटिस देगा। इसके बाद 35 के बाद 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर? बियरर को इंस्ट्रूमेंट पेबल नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? 36 का अगर हम आंसर देखें तो यहां पर हमको बी आंसर को लेना है। प्रोमिसरी नोट जो होता है वो कभी भी बियरर को पेबल नहीं होता है। 37, अ चेक इज ड्रॉन ऑन, किस पर लिखा जाता है चेक? किसी स्पेसिफाइड बैंक पर। मेरा अकाउंट ही नहीं होगा, किसी भी बैंक पर थोड़ी लिख सकती हूँ, एनी बैंक इन द वर्ल्ड, नो, एनी स्पेसिफाइड बैंक जिसमें मेरा अकाउंट है उसी पर मैं चेक लिख सकती हूँ। 38, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? 38 का आंसर आपका इसमें डी आएगा, बोथ आर टू बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉइंग। वो दोनों में ये आपको एक ग्रीन कलर का चार्ट दिया हुआ है सीएमए मॉड्यूल की बुक में, उसमें डिफरेंस दिया हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का। दोनों की 3 पार्टी हैं, दोनों में डेट होगी, दोनों में डेफिनेट पे है, लेकिन दोनों को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है। 39 कहता है चेक कैन बी ड्रॉन ऑन एनी बैंक, विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट हमको देखना है इसमें, और स्टेटमेंट करेक्ट है सी। बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है? गलत है। एनी बैंक गलत है, सिग्नेचर प्रोमिसरी नोट में होने चाहिए, ये बात भी गलत है। ये भी गलत है क्योंकि चेक बाउंस होगा तो 138 सेक्शन लग जाएगा। ये नेम ऑफ पे शुड बी देयर इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, ये क्या होना चाहिए? अपने आप में कैसा है? करेक्ट है। 40, चेक को कितने दिन में प्रेजेंट करना है? 3 महीने में, 90 दिन में। 41, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद कलीग्स इज कॉल्ड ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, बेटा गॉसिप चेन होती है, कम्युनिकेशन कौन सा होता है? ग्रेप वाइन। इसलिए हमने, वैसे आप दोनों को देखकर बोल सकते हो, लेकिन ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में क्या होता है? आपका इनफॉर्मल होता है। 42, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम बॉस टू, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड इसका आंसर है। 43, फीचर ऑफ रेफरेंसिंग नहीं है, इसमें फीचर्स ऑफ रेफरेंसिंग आपके मॉड्यूल में डिट्टो दिए हुए हैं, उसमें ये वाला पॉइंट जो है सी, प्रिपेयर्डनेस ऑफ द ऑथर, ये नहीं है, इसको हमको पिक आउट करना है क्योंकि नॉट पूछा गया है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन अ लॉन्ग प्रोसेस इज शोन इजीली, तो हमारा एक प्रोसेस वर्ड यूज किया है। जब बहुत लंबा प्रोसीजर एक ग्राफिकल मोड में दिखाया जाता है तो उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है ये। विच रिपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल कंपनी? सभी कंपनी के लिए यूनिफॉर्म होती है। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। मार्केटिंग सबकी अलग होती है, एचआर सबका अलग होता है, रिसर्च अलग होती है। विच इज नॉट अ साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक व्यवधान या रुकावट नहीं है, इमोशन है, हेलो इफेक्ट है, और आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोड होगी तो भी आप साइकोलॉजिकल रुकावट में आ जाओगी। लेकिन डी इसका आंसर 46 का आपने दिया है, 46 का आंसर होगा डी। 47, इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन विच बैरियर टू कम्युनिकेशन इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ पर्सन? हमारे कंट्रोल में क्या क्या नहीं होता है? क्या है? सी। 47 का कितना आएगा? सी। 48 का ए, डिफेंस। 48 का है डिफेंस। 49 का है आपका, जब किसी पर्सन को ये लगता है कि मेरा कल्चर उसके कल्चर से ज्यादा है। बहुत बार क्लास में करवाया है, कितनी बार मैंने इसको समझाया भी था। एथनोसेंट्रिसिज्म, मैंने कहा था ये एक बीमारी है। इसका मतलब क्या हो गया? कि मेरा कल्चर दूसरे कल्चर से बेटर है। वीएसआई के जो स्टूडेंट हैं, मुझे पक्का है इस बात का कि ये क्वेश्चंस काफी उनके करे हुए होंगे। व्हेन अ मैनेजर कम्युनिकेट्स विद द स्टाफ, द ऑडियंस इज कंसिडर्ड टू बी, कैसी होनी चाहिए? फ्रेंडली होनी चाहिए, हॉस्टाइल एपैथेटिक नहीं होती है। क्या होनी चाहिए? फ्रेंडली होनी चाहिए। अब आप ये मैनेजर कम्युनिकेट्स विद स्टाफ, द ऑडियंस इज टू कंसिडर टू बी फ्रेंडली। होपफुली सब क्वेश्चंस के आंसर आप ऐसे ही करके आए होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसको वीडियो में मैंने समझा दिया है। इसका पीडीएफ जो है वीएसआई के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ, जो कि इसमें पीडीएफ फॉर्मेट में आपके अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं, और इसको देख के आप इसको अपने जज करिए, कितनी काउंटिंग करिए। ओके, थैंक यू।